हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। मैंने आपको पिछले पार्ट में जो है हम श्वसन जो है किस प्रकार करते हैं इसके बारे में देखा था, और आज हम इसके आगे के बारे में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मानव जो है, मनुष्य जो है, नाक या मुंह से जो है हवा को शरीर के अंदर ले जाता है। और हवा जो है ना, हवा जो है जब नाक के अंदर प्रवेश करती है तो ये जो है हल्की सी क्या हो जाती है, नम और गर्म हो जाती है। तो क्या होता है ना कि नाक में जो है धूल कण को भी हवा से दूर कर देती है। और ये जो हवा है ये श्वास नलिका यानी कि विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स तक यानी कि फेफड़ों तक जाती है। और ये जो श्वसन की क्रिया होती है ना, इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भी उच्छ्वास के बारे में देखा था। ठीक है, तो उच्छ्वास में सीने का फूलना जो होता है पेशियों की क्रिया है। और ये जो क्रिया है ना, ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही पेशियों द्वारा होता है, यानी कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों जो है को पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, तो श्वसन की जो ये सामान्य क्रिया होती है ना, ये डायफ्राम ही इसमें भाग लेते हैं। अब फेफड़े का क्या रोल है? फेफड़ा जो है ना, ये श्वसन तंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये जो है ये थोरेसिक कैविटी के दोनों ओर होते हैं, और दायां फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, यानी कि दायां फेफड़ा जो होता है इन कंपैरिजन टू बायां फेफड़ा से थोड़ा बड़ा होता है। और ये स्पॉन्जी होते हैं। क्या होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। और जो दोनों फेफड़े होते हैं ना, इसमें जो होती है दोहरी झिल्ली के बने थैले सुरक्षित रहते हैं, जिसे फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों में लाखों कोशिकाएं होती हैं गाइस, और ये जो है ना हार्ट से यानी कि हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में आई हुई ऑक्सीजन से क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि फेफड़ों का क्या कार्य है, तो फेफड़ों का कार्य ये है कि हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को जो है श्वसन क्रिया में आई हुई ऑक्सीजन से शुद्ध करते हैं, और रक्त में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे जो है बाहर निकालते हैं, और रक्त की शुद्धि के बाद इसे पुनः हृदय को वापस भेज देते हैं। तो हम जो है इसमें इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं। सारी प्रोसीडिंग के बारे में जो है आज हम देखेंगे। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि के बारे में जानते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि हम जो है अपने नथुनों यानी कि नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं, और जब हम वायु को जो है अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है, और नासा गुहा से वायु जो है श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में चली जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा। और फेफड़े जो है वक्ष गुहा में स्थित क्या होता है कि स्थित होते हैं, और वक्ष गुहा जो है पार्श्व में पसलियों से घिरी हुई होती है। और ये देखिए मानव का, थोड़ा सा मैं अगर इसको छोटा कर दूं तब आपको भली भांति दिखाई देगा। अब हम मानव में श्वसनांग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो है ये सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे देखिए नासा गुहा हो गया, ठीक है, नासिका हो गया, ग्रसनी हो गई, लैरिंग्स हो गए, फेरिंग्स हो गए। ठीक है, और क्या हो गया? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और फेफड़े। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। अब देखिए नासिका, यहाँ पे नासा गुहा है, नासिका। तो नासिका जो है ना, छिद्रों में ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और नासिका छिद्रों के भीतर रोम और बाल होते हैं। क्या होते हैं? रोम या बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो धूल के कणों को जो है और सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश लेने से रोकते हैं। अब ये नाक के अंदर जो ये बाल होते हैं, इनकी छिद्रों की गुहा जो होती है म्यूकस कला, ठीक है, इससे जो है स्तरित होती है, लेयर्ड होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ग्रसनी। इसका क्या काम है भाई? अब ये जो है वायु नासिका छिद्रों से कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, और इसकी जो है पार्श्व भित्ति में मध्य कर्णिका के यूस्टैकियन ट्यूब में खुलती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आता है लैरिंग्स, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये जो श्वास नली है, श्वास नली के बाद जो है लैरिंग्स आता है, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, और इसका बेसिकली काम होता है ध्वनि उत्पादन करना। तो श्वास नली जो है ये जो श्वास नली है, ठीक है, इसके ऊपरी सिरा में एक छोटे छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है। ये देखिए ग्रसनी से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो है ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है, जिसे कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसे?
ग्लॉटिस, ठीक है, इसे ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। और जब ये ग्लॉटिस एक कपाट द्वारा बंद हो जाता है ना, तो इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस द्वार को बंद करके भोजन को श्वास नली में जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं? ये जो ग्लॉटिस द्वार को जो है, एपिग्लॉटिस जो है, ये ग्लॉटिस द्वार को बंद करके भोजन को श्वास नली में जाने से रोकते हैं। अच्छा, अब पहुंचते हैं थोड़ा सा वक्ष गुहा में। यहाँ पाई जाती है ट्रैकिया। मैं आपको दिखा पा रही होंगी, ये जो ऐसे राउंड राउंड वायरिंग के टाइप की दिख रही होंगी, ये है ट्रैकिया। ये वक्ष गुहा में होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना, दो शाखाओं में, थोड़ा सा रब करके मैं दिखाऊं, ये दो शाखाओं में बटी हुई होती हैं, ठीक है। दो शाखाओं में बटी होती, इसमें होता है एक दायां फेफड़ा, ये देखिए, और एक होता है बायां फेफड़ा, ठीक है। जाकर फिर जो है ये विभिन्न शाखाओं में, ये देखिए, ये जो है शाखाओं में बटे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है ट्रैकिया, ठीक है। और इसके बाद है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहाँ होता है ये भी देख लीजिए। ब्रोंकाई जो होता है ना, ट्रैकिया वक्षीय गुहा में जाकर दो भागों में बट जाती है। ये देखिए ब्रोंकाई, ठीक है। ये पूरे ब्रांचेस को ब्रोंकाई और एक को ब्रैंकियोल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है बात फेफड़े की। किसकी बात आती है? फेफड़े की। तो ये वक्ष गुहा में एक जोड़ी यानी कि दो, ठीक है। तो इस जिसका आधार जो है डायफ्राम पर टिका होता है, ये डायफ्राम है और इसका आधार जो है डायफ्राम पर टिका हुआ होता है। और प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वियोलाई होती है, ठीक है। क्या होती है? एल्वियोलाई। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले जो है इंस्पिरेशन करेंगे, अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है कि ये जो डायफ्राम होते हैं, ये जो आपको डायफ्राम दिख रहे हैं, तो डायफ्राम के अरी मांसपेशियों और बाह्य अंतर जो है पेशी सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है जब हम सांस लेते हैं। और इसके कारण डायफ्राम जो है ना, किसकी ओर झुक जाता है? हमारे लीवर की ओर, उदर की ओर झुक जाता है। और फुफ्फुस में जो है वायुदाब कम होने लगती है, और इसलिए वायु जो है वातावरण से नासिका द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद जब जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? सांस जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो है वक्ष की ओर ऊपर उठता है, ठीक है। और वक्षीय भित्ति जो है भीतर की ओर गति करती है, और जिसमें जो है फुफ्फुस में वायुदाब अधिक हो जाता है, और फेफड़ों से वायु जो है नाक से होती हुई, नासिका से होती हुई बाहर चली जाती है। अब आइए तथ्य क्या दिए हुए हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो डायफ्राम के बारे में जो हम बात कर ली है कि डायफ्राम कहलाती है, ठीक है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में जो है डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति जो है वो सम्मिलित होती है। और जब हम सांस लेते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन यानी कि अंतः श्वसन के समय क्या होता है? पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ध्यान रखेंगे। और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। और ये जो गति है ना, हमारी वक्ष गुहा के आयतन को क्या करती है? बढ़ा देती है, और वायु जो है फेफड़ों में आ जाती है, और फेफड़े जो है ना वायु से भर जाते हैं। और उच्छ्वसन यानी कि एक्सपिरेशन द्वारा जो है इसके समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम जो है ना ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, और इससे जो है वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा ये सावधानी वाली चीज़ें भी देख लेते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, पराग कण ये सब होते हैं। और जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में क्या होते हैं? फंस जाते हैं, ठीक है। और यद्यपि क्या होता है कि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार भी चले जाते हैं, और तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आने लग जाती है। देखते हैं कभी कभी कई बार जो है छींक आने लग जाती है पॉल्यूशन से, है ना। तो छींकने से जो है ना ये अवांछित कण जो होते हैं वायु के साथ बाहर निकल आते हैं, और इसी प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें, जब आप छींकते हैं तो क्या करें? तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को जो है अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छा चित्रांकन किया हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छी भली भांति समझ में आ जाएगी। ये देखिए जब हम सांस बाहर से अंदर लेते हैं, यानी कि वायु अंदर आई, पसलियां बाहर की ओर जो है गति कर रही हैं, ये देखिए बाहर की ओर गति कर रही हैं, और डायफ्राम नीचे की ओर जो है गति कर रहा है, ठीक है, नीचे की ओर गति कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और जब हम जो है सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है,
डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और पसलियाँ जो है अंदर की ओर गति करती हैं। तो ये जो है मानव की श्वसन गतिविधियाँ हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामान्य अवस्था में श्वसन की जो दर होती है वो 15 से 18, ठीक है, प्रति मिनट होती है। जब हम कठिन परिश्रम या फिर व्यायाम करके आते हैं तो कितनी बढ़ जाती है, 20 से 25 गुना जो है श्वसन दर बढ़ जाती है। और सांस लेने की क्रिया में ना प्रत्येक चक्र में 500 ml 500 ml की वायु का जो है ना अंतः श्वसन और निःश्वसन होता है। तो 24 घंटे में कितना हुआ, 24 घंटे में हम जो है 15,000 लीटर वायु का अंतः श्वसन करते हैं। और वायु श्वसन के दौरान ना एक ग्लूकोज अणु से जो है 36 से 38 ATP बनती है, जबकि अवायु श्वसन से सिर्फ मात्र 2 ATP बनती है। ठीक है। और जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान करने वालों या फिर क्षय रोग से जो ग्रस्त हैं, इन व्यक्तियों की श्वासधारिता जो होती है वो बहुत कम होती है। और अगर इसके विपरीत मैं खिलाड़ियों की, गायकों की बात करूं तो इनकी जो है श्वासधारिता बहुत बढ़ जाती है। एपिग्लॉटिस के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, क्योंकि LT ग्रेड में एक बार पूछ चुका है, कई एग्जामों में पूछ चुका है, एक बार PCS के एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो एपिग्लॉटिस का काम सुन लीजिए। एपिग्लॉटिस जो है एक पल्ले जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो वॉल्व का कार्य करती है। ठीक है। जैसे ही फूड हमने लिया, ठीक है, हमने खाना अपने मुख के द्वारा लिया, तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये ग्लॉटिस का वाल्व बंद कर देता है ताकि खाना जो है इसमें ना जाने पाए और खाना जो है इधर से निकल जाए। ठीक है। तो खाना निकलते समय ये फेफड़ों की सुरक्षा करती है ताकि खाना जो है फेफड़ों में ना जा सके। तो एपिग्लॉटिस जो है निगले गए खाने को वायु नली में जाने से रोकता है। क्या करता है एपिग्लॉटिस, निगले गए खाने को वायु नली में जाने से रोकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर में हमारे अंदर कई सारी गतियाँ होती हैं और हम इसका अनुभव भी करते हैं। ठीक है। जब हमें भूख लगती है तो वहाँ पेट कर कर बोलता है, ये भी गति है। सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी हमें अनुभव होता है। ठीक है। हम गहरी सांस लेंगे और अपने हथेली पे उधर रखिए, हमारा हार्ट किस प्रकार धड़कता है, आराम से एक शांत वातावरण में आप जाके देखिए तो आपको अनुभव होगा। ठीक है। तो आप सभी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। और धूम्रपान जो है फेफड़े को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। और धूम्रपान जो है कैंसर से भी संबद्ध है और इससे अवश्य बचना चाहिए। अब आप ये जान लेते हैं हम लोग कि श्वसन के दौरान जो है वक्ष गुहा का आमाप में परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा भी डायफ्राम के जो है आमाप में परिवर्तन होता है, वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होता है। तो बच्चे जो है सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह जो है सीना सबसे अधिक चौड़ा करेगा, फुला सकता है। क्यों ना आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझिए। अब देखिए, आप एक गहरी सांस लो, गहरी सांस लिए, अब किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। अब इस आमाप को जो है सारणी में नोट करिए। ये बच्चों के लिए क्रियाविधि दी गई है कि किस प्रकार आप जो है देख सकते हैं। लंबी सांस लेंगे तो जैसे डायफ्राम जो है ऊपर की ओर जाता है और सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये आप भी सुनिए। देखिए, प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह की बोतल लीजिए। अभी मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगी आपको। प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह की बोतल लीजिए। अब इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच एक और जो है या फिर कह लीजिए प्लास्टिक की एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में जो है एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे ये नली आसानी से निकल जाए। और नली के शाखित सिरे पर जो है 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। ठीक है। और नली को जो है चित्र के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल के ढक्कन पर लगा दीजिए और उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह जो है वायुरुद्ध हो जाए। और बोतल के खुले पेंदे पर जो है रबड़ अथवा प्लास्टिक से जो है एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए तो गुब्बारे को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारे को देखिए। क्या आप कोई परिवर्तन देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये जो है प्लास्टिक की बोतल ली गई है, इसमें जो है बिना फुलाए हुए बलून्स लगाए गए हैं यानी कि गुब्बारे लगाए गए हैं और यहाँ पे जो है रबड़ की शीट लगाई गई है। तो एक में जो है रबड़ की शीट को नीचे किया जा रहा है और एक में रबड़ की शीट को अंदर किया जा रहा है। तो ये जो है श्वसन की क्रियाविधि दिखाते हुए है। जैसे देखिए, मुख के द्वारा खाना गया, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रैंकियोल और ये फेफड़े हो गए। ठीक है। और ये जो है डायफ्राम का काम कर रहा है। ठीक।
तो ये पूरी क्रियाविधि हो गई। अब इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं ये आप बताइए। तो बिल्कुल बता लेंगे, गुब्बारे जो है वो फेफड़े को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम जो है उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, इसे भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम ये बॉक्स की चीज देख लेते हैं, बेहतर जीवन के लिए श्वास। देखिए, नियमित परंपरागत श्वसन जो है ना, व्यायाम, ठीक है, व्यायाम यानी कि प्राणायाम से हमारे फेफड़े को ना वायु मिलती रहती है, अच्छी वायु मिलती रहती है और वायु को अंदर लेने की क्षमता भी बढ़ती है और इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और इसके फलस्वरूप जो है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, अब आइए क्रियाकलाप की बात करते हैं कि हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। क्रियाकलाप में ये दिया हुआ है कि कोई पतली जो है स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो, और यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप जो है एक कांच की या प्लास्टिक की क्या कर सकते हैं, बोतल ले सकते हैं और परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी लीजिए और प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली से परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह जो है चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको प्रयोग दिखा दूँ। ये लड़की है, ये स्ट्रॉ है, ये परख नली में है और परख नली में थोड़ा सा चूने का पानी लिया गया है और उसमें जो है वो उच्छ्वसन दिखा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन या फिर उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। तो ये देखिए, अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, ये देखिए, अंतःश्वसित यानी कि हम जो है सांस अंदर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन जो है फेफड़े में जाती है। ठीक है, और जो है ये 0.04 जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उच्छ्वसित वायु में क्या होता है, 16.4 ऑक्सीजन और जो है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि हम क्या उच्छ्वसित करते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं या फिर उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। ये जो होता है ना, ये नमी के कारण होता है। तो जल के ये बिंदुकर कहाँ से आते हैं, तो ये नमी से ही तो आते हैं, है ना। अब अगले पार्ट में जो है हम अन्य जंतुओं में श्वसन देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा के इस चैप्टर का एंड कर देंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई एग्ज़ाम आने वाले हैं जो है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक बेस होती है और जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं होता तो हम आगे की चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जो है वीडियो शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।